गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास का मोशन चैप्टर का हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हमने लास्ट क्लास में जो आइडिया लिया था, कॉन्सेप्ट लिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन अभी तक हमें क्लियर हो चुका है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन दैट मीन्स स्पीड के बारे में हमने पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा और हमने यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उनके फार्मूले, उनका यूनिट, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, एवरेज वेलोसिटी निकालना, एवरेज स्पीड निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, हमने ये सारे चीज देखा है। और फिर हमने स्पीड का कन्वर्जन कैसे करते हैं इसके बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, इन सारे टॉपिक्स को हमने अब तक कवर कर चुके हैं। अब हम जो इस चैप्टर को जो मोस्ट वाइटल टॉपिक है, जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, वो है आपका हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द मोशन ऑन अ ग्राफ पेपर। दैट मीन्स एक पिक्चोरियल फॉर्म, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या होता है कि एक ग्राफ पेपर के ऊपर आप एक बार ग्राफ प्लॉट करना, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देना, जिससे आपको ये पता लगे कि दो वेरिएबल के बीच में खींचा हुआ, ड्रॉ किया हुआ लाइन को देखकर आप ये बता सको कि ये मोशन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, रेस्ट में है, या उसके स्थिति का पता लगा सको, सिचुएशंस के बारे में देख के उस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को पता लगा सको। जैसा कि आप देखते होगे, अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हो तो क्रिकेट मैच में भी आपको जो रन रेट जो होता है उसको आपको बार ग्राफ में शो किया जाता है टीवी पे। कई बार बॉल ओवर प्रति रन कितना हुआ, हर ओवर में कितने रन आए हैं, उसको एक पिक्चोरियल ग्राफ में धीरे धीरे दिखाया जाता है। एक टीम अगर खेल लिया है, दूसरा टीम खेलने जा रहा है, तो दोनों टीम का रन चेसिंग ग्राफ दिखाया जाता है। तो आपको डेली लाइफ में यूजुअली बहुत मैथमेटिक्स में भी आपको पढ़ने को मिल जाता है ग्राफ बनाने के लिए। अगर लेकिन फिर भी आपने अब तक 9th क्लास में हो, आपको अगर ग्राफ के बारे में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बातें बताना चाहता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में है क्या? ये एक दो वेरिएबल क्वांटिटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस क्या है? It is a relation between two variable quantities. दो वेरिएबल क्वांटिटी के बीच में क्या देता है? एक रिलेशन प्रोड्यूस करता है। और वो वेरिएबल क्वांटिटीज क्या हो सकता है? जैसे कि आपको जो टू वेरिएबल क्वांटिटीज हैं वो आपको एक डिपेंडेंट होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब ये वेरिएबल कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह से। एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप सोच रहे होंगे ये पहला तो वेरिएबल ही क्या होता है और दूसरा अभी डिपेंडेंट किसे कहेंगे और इंडिपेंडेंट किसे कहेंगे। तो चले, वेरिएबल वैसा एक वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाला, चेंजेबल। या तो किसी भी चीज के ऊपर, जैसे आप अगर शॉप पे जाते हो, फ्रूट शॉप पे जाते हो और आप
दुकानदार से पूछते हो कि 1 डजन बनाना के रेट क्या है, 1 डजन बनाना का रेट कितना है, तो अब वो आपको मान लो कि बता दिया 60 रुपीज पर डजन, 60 रुपये पर दर्जन के हिसाब से आपको केले वो दे रहा है। तो आप ऐसा नहीं है कि 60 रुपये में आप उससे 50 दर्जन ले लो या 60 दर्जन ले लो, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे दर्जन आप बढ़ाओगे, मान लो कि आपको 1 डजन लेना है तो वो आपको 60 रुपये पे करना पड़ेगा उसे, और अगर आपने 2 डजन लेना है तो अब आप क्या हो गया, उस बनाना का रेट कितना हो जाएगा, 120 रुपीज। यानी कि आप ये देखो कि जो जैसे ही आप बनाना की क्वांटिटीज को आप बढ़ाए, डजन की क्वांटिटी बढ़ाए, वैसे ही आपको रुपीस की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। तो अब ये जो पैसे हैं उसका कीमत जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो किस चीज के पर डिपेंडेंट है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? यानी कि बनाना की संख्या अगर आप बढ़ाते जाओगे तो पैसे की क्वांटिटीज भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि which one is the independent variable, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैसा वेरिएबल होता है कि जो किसी क्वांटिटीज का मोहताज नहीं होता, किसी भी फैक्टर क्वांटिटीज के ऊपर, फैक्टर के ऊपर आप उसको नहीं बांट सकते। जैसे कि टाइम क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप ऐसा नहीं है कि इसको आप क्या कर सकते हो, बांट सकते हो, ठीक है। जो इलेप्सेशंस हो रहा है ड्यूरिंग वर्क, वो आपका ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं, ठीक है। टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये भी एक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो प्लॉट खींचे जाएंगे वो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? ये एक क्या है, जो प्लॉट खींचे जाएंगे आपको किसके बीच में, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? यानी कि दो तरह के आपको वेरिएबल मिला, वैसा क्वांटिटी जो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि आपकी चॉइस के ऊपर वेरी करता है, द क्वांटिटी दैट इज वेरीड एट आवर चॉइस कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वैसा क्वांटिटी जो वेरीड विद आवर चॉइस, और दोज क्वांटिटी विच डू नॉट वेरी, ठीक है, या यूं कह सके कि रिजल्ट ऑफ दिस चेंज, वैसा क्वांटिटी विच वेरी रिजल्ट ऑफ दिस चेंज, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिजल्ट पे क्या करता हो, चेंज होता हो, ठीक है, वैसा क्या होगा, वो क्वांटिटीज क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। वेरीज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज, वेरीज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज। क्लियर है? तो आपको दो तरह के वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको कुछ एग्जांपल्स के तरह दिखाते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी रन कर रहा है, ठीक है, कोई आदमी आपको रनिंग कर रहा है या ट्रैवल कर रहा है, और हमें ये कहता है, मैंने ये आपका
टाइम लिया यहाँ पे और यहाँ डिस्टेंस लिया, ठीक है। अब कहता है कि कोई आदमी जब 0 सेकेंड टाइम था तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 0 सेकेंड। अगले 5 सेकेंड में उसने डिस्टेंस तय किया, यहाँ पे मीटर में हम कवर कर लेते हैं। 5 सेकेंड में उसने 10 मीटर दूरी तय किया। फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में उसने 20 मीटर दूरी तय किया। फिर 15 सेकेंड में उसने 30 मीटर दूरी का तय किया, ठीक है। फिर 20 सेकेंड में उसने 40 मीटर दूरी तय किया। अब ये देखो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमने टाइम को बढ़ाया है, वैसे वैसे उसकी ट्रैवलिंग स्पीड को, ट्रैवल डिस्टेंस भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। और जो ग्राफ प्लॉट होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर है मेरी बात? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये आपको किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा है। अब आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 2 तरह के मोशन के बारे में, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमने ये पहले ही डिस्कस कर रखा है कि वैसा मोशन जो एक लिमिट टाइम इंटरवल में, एक उचित टाइम इंटरवल में उचित दूरी, फिक्स दूरी, लिमिट दूरी तय करता हो वो क्या कहलाता है, दैट इज यूनिफॉर्म। और जो एक लिमिट टाइम इंटरवल में कोई फिक्स दूरी तय नहीं करता हो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? तो हम यूनिफॉर्म मोशन यानी कि हम मोशन के ग्राफ को ही रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो हम जो सबसे पहला ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और उनके कंडीशंस पढ़ेंगे वो क्या कहेंगे, दैट इज आवर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या देखने जा रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उससे पहले, उसको प्लॉट करने से पहले जो हम बात करने जाएंगे, आपके पास इस तरह का ग्राफ पेपर होता है। अब ये ग्राफ पेपर में आपको मिली स्क्वायर, आपको बहुत सारे बॉक्स, माइक्रो स्क्वायर बॉक्स बने होते हैं और उस बॉक्स पे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्लॉट रिप्रेजेंटेशंस दिखाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इस ग्राफ पेपर पे जैसे अगर हम बात करें, आपको इस तरह से हम प्लॉट कर लेते हैं कोई एक लाइन को पकड़कर और इसमें क्या करते हैं, हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। एक तरफ डिस्टेंस दे दिया, एक तरफ टाइम को दे रखा है। तो हम आपको दिखाते हैं बोर्ड पे करके कि किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कहता है कि द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी विद टाइम। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन का चेंज टाइम के हिसाब से। इट represent the changes
changes in position with time। टाइम के साथ पोजीशंस के चेंजेस को रिप्रेजेंट करना इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहता है। अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कुछ इस तरह से देखते हैं। 2 एक्सियल ग्राफ पेपर हमारे पास होता है, हम 2 एक्सिस ले लेते हैं। एक आपका y एक्सिस होता है, y एक्सिस और ये होता है x एक्सिस। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो जो y एक्सिस होता है, y एक्सिस, उसे हम वेरिएबल यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में रहते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो x एक्सिस होता है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करने से पहले आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी कोई भी लिख दे। डिपेंडेंट किसे रखना है, इंडिपेंडेंट किसे रखना है, इस चीजों को आपको माइंड मेकअप करके चलना है। तो x एक्सिस आपका क्या होगा, x एक्सिस ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। अब आपके पास 2 एक्सिस में आपने क्या करना है, दो वेरिएबल्स आपके पास है, एक डिस्टेंस और एक टाइम। तो डिस्टेंस कैसा वेरिएबल है आपका, डिस्टेंस कैसा वेरिएबल है और टाइम वेरिएबल है, ये दोनों का, ये आपका डिपेंडेंट हो जाता है और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे किसी बॉडीज का टाइम रिलैक्सेशन होता है वैसे वैसे उसके पोजीशंस में चेंजिंग आता है। तो पोजीशंस में चेंज आना है, क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में हमें पता लगा। अब जब हम y एक्सिस को देखेंगे तो ये क्या होगा हमारा, डिस्टेंस इन किलोमीटर, मीटर कुछ भी ले लो, मैंने मीटर ले लिया इस फॉर्म। और ये क्या है, टाइम। तो जब हमने टाइम डिस्टेंस किलोमीटर में लिया है तो टाइम हमने क्या लेना है, इन सेकंड। ये क्लियर है। अब आपको इस पॉइंट को ऑरिजिन पॉइंट मानना होगा। इस पॉइंट को क्या मानना है, ऑरिजिन पॉइंट है, जहां पे टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है, ठीक है। और आपको एक फिक्स इंटरवल पे प्लॉट करते वक्त हम डिस्टेंस में ले लेते हैं और इस तरह से ये, ठीक है। हमने यहाँ पे मार्किंग किया, आपको वहां पे स्क्वायर बनाकर इस फॉर्म में दे रखा होता है। यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर इस तरह का बने होते हैं, बार ग्राफ बने होते हैं। जो ग्राफ पेपर आप लेते हो तो उसमें क्या होता है, कुछ बहुत पतली पतली सी लाइन आपको दिखाई देता है एक फिक्स इंटरवल पे, और वहाँ पे आपको इस तरह का ग्राफ पेपर्स बना होता है, इस तरह से आपको इस तरह का आपके ग्राफ पेपर्स होते हैं। और इस ग्राफ पेपर्स में आपको जो स्क्वायर टाइप का होता है उसमें आपको क्या करना है, बहुत छोटी छोटी लाइन्स, आपको 5 से 10 वो मिल जाएंगे लाइन्स, और वो आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो आप एक स्क्वायर का कोई एक फिक्स इंटरवल रख सकते हो,
ठीक है, जिसमें आप 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20 ऐसे इंटरवल बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। हम आपको प्रैक्टिस करके बताएंगे कि किस तरह से आप इसको ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं। तो देखो, पहला कंडीशन हमारा बनता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, जब बॉडी क्या में हो, रेस्ट में हो। ठीक है, व्हेन द बॉडी इज, पहला कंडीशन, व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट, जब बॉडी किस में हो, रेस्ट में। तो अगर बॉडी रेस्ट में होगा तो हमारा क्या होगा, मान लो कि कोई डिस्टेंस है जो 10 मीटर पे है, ये आपका 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर पे और बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो उसका ग्राफ क्या होगा, जब बॉडी रेस्ट में होगा तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो टाइम तो इलैप्स होते रहेगा, लेकिन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि इस टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इस पॉइंट पे, इस टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इस पॉइंट पे, इस टाइम पे ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे, इस टाइम पे भी ऑब्जेक्ट इस टाइम पे, इस टाइम पे भी ऑब्जेक्ट इस टाइम पे, इस पे भी इतने ही मीटर पे, इस पे भी इतने ही मीटर पे। ठीक है, अब जब इस पॉइंट्स को सामने से मिलाया जाएगा तो वो कुछ इस फॉर्म में है, और देन ये एक स्ट्रेट लाइन शो क्या कर रहा है कि टाइम चाहे जितना भी लगे, बॉडी अपने पोजीशंस पे काम क्या है, रखा हुआ है, बॉडीज वहीं का वहीं है, अपने पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स दिस ग्राफ शोज दैट बॉडी इज एट रेस्ट। क्लियर है, अगर कोई बॉडी यहां पे है, मान लो ये आपको कुछ इस तरह से बना रखा है, 2, 4, 6, 8, 10, ये 12, 14, 16 इस तरह से। ठीक है, अगर कोई ग्राफ केवल ये दे दे डिस्टेंस और टाइम, और आपको कह दे कि एक ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ है, किसी बॉडी का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी कहां पे है, ऑरिजिन से 6 मीटर की दूरी पे जाकर रुका हुआ है। इस ग्राफ को देखकर हम क्या बोलेंगे, एक ग्राफ ए है और एक ग्राफ बी है। ग्राफ ए रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट एट 10 मीटर फ्रॉम द ऑरिजिन, एंड ग्राफ बी रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट is at rest at 6 मीटर फ्रॉम द ऑरिजिन। यानी कि इस चीजों को हम देख के ही ये पता लगा ले कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे क्या है, रुका हुआ है, फिक्स रुका हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ when object is in rest। क्लियर है इस बात को। उसके बाद हमारे पास when the दूसरा जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा कि डिस्टेंस टाइम का, कि जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल यूनिफॉर्म मोशंस में हो, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो, टाइम के साथ अपने डिस्टेंस को क्या कर रहा हो, बदल रहा हो, तो और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स दूरी तय करता हो, तो उसका टाइम ग्राफ क्या होगा। यानी कि अब जो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेंगे वो ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म मोशन को। अब याद करना, अगर आपको क्वेश्चंस में ये देता है
कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट द ग्राफिकल फॉर्म ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बोले तब आपको क्या करना है, आपको अभी जो हम ग्राफ प्रेजेंट करने वाले हैं यानी कि कौन सा सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या होगा, when the object, when the body is in uniform मोशन, जब हमारा बॉडी किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो देन उसका ग्राफ हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसी के बारे में याद रखना है, रिमाइंड कर ले। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म हो, दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसको देखते हैं और उसके बाद हम इसको कवर करते हैं। तो हमारा केस नंबर जो 2 था वो क्या रहा, when the body is in uniform motion। तो हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिया है जिसको यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में अभी हमने बताया ही। यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस होगा, इन यूनिफॉर्म मोशन distance traveled is directly proportional to the time। टाइम जैसे जैसे ज्यादा होगा डिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो अब हमने क्या किया है कि एक वैल्यू टेकन ओवर किया है जिसमें हम जो इंटरवल लिया है टाइम का सेकंड में 0 से 1 2 3 4 5, और उसमें ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, चूंकि यूनिफॉर्मिटी को हमें दिखाना है तो डिस्टेंस क्या होगा मीटर में, 0 पे 0, 1 पे 20 मीटर, दूसरे सेकंड में वो बॉडी 40 मीटर, तीसरे सेकंड में 60 मीटर, चौथे सेकंड में 80 मीटर एंड पांचवें सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस चीज को देख के हमें पता चल रहा है हर एक टाइम एक सेकंड में उसने कितना दूरी तय किया, 20 मीटर। अगर हम यहां से लेते हैं तो देखो, तो टाइम क्या है, मान लो कि इसको टाइम t1 मान लो, इसको टाइम t2 मान लो, तो कितना हो जाएगा, टाइम t2 माइनस t1 कितना हो गया, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, एंड ये d1 है डिस्टेंस 1 एंड ये डिस्टेंस 2। तो इस इंटरवल में भी ये कितना दूरी करता है, d2 माइनस d1, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 40 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा 20। यानी कि इस इंटरवल में भी 20 मीटर की दूरी, इस इंटरवल में भी 20 मीटर की दूरी, इस इंटरवल में भी, इस इंटरवल में भी, इस इंटरवल में भी, सारे इंटरवल में अगर हम चेक करें तो हर सेकंड में वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो हम क्या कहेंगे कि दिस गिवन वैल्यू इज रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम फिर से चलेंगे
y एक्सिस और x एक्सिस की तरफ। y एक्सिस में हमारा क्या है, डिस्टेंस, तो ये मीटर में हमने ले लिया, टाइम सेकंड में। अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यू हमने उसी के हिसाब से क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है ये ग्राफ। वह जीरो ऑरिजिन में x एक्सिस की तरफ हमने टाइम को लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड, और 20 का इंटरवल लिया है 0 से 20 मीटर 40 मीटर 60 80 120 120 ये किया है हमने। अब हम इसके अकॉर्डिंग जीरो पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहीं पे है, तो एक मार्क हमने कर दिया। दूसरा 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 20 मीटर पे है, तो ये यहां और ये यहां, तो इसके सामने हमने एक मार्क ओपन कर दिया, ठीक है। उसी तरह से 20 पे 40 का है, तो हमने ये ले लिया इसके सामने। फिर 60 पे 3 का है, तो यहां पे हमारा कुछ इस पॉइंट पे। 80 पे 4 का, तो ये हमारा मार्क यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे। और फिर 5 पे 100 का है, तो यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट 0 से 20 से इस तरह की लाइन आपको ड्रॉ हो जाती है, जो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम कितना लगा 1 और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 20 मीटर। टाइम 0 से 2 पे गया है, तो यहाँ पे डिस्टेंस 40 मीटर को ट्रेवल किया। अब ये आपको ये ग्राफ आपको शो कर रहा है किसका, this straight line shows the body is in uniform motion। यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन को शो करे, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन जो शो करेगा उसका मतलब होगा कि बॉडी किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में। क्लियर? चलिए अब हम इस ग्राफ से और क्या निकाल सकते हैं, तो ये चीज देखना है। तो देखो पॉइंट्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ये ग्राफ, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम किसी भी बॉडी का स्पीड निकाल सकते हैं। वी कैन calculate the speed by using distance time ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशंस कैसे करेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, किस तरह का कैलकुलेशन करेंगे हम, इसको हम कंप्लीट करके देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड बाय यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखते हैं क्या होता है। हमारे पास जो ग्राफ था, उस ग्राफ को हम एक बार फिर से यहां प्लॉट कर देते हैं। ये हमारा ग्राफ था, ये ग्राफ था जहां पे हमारा ऑरिजिन 0 0 है, ये
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये एक्स एक्सिस है, एक्सिस जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है इन सेकेंड। ये हमारा वाई एक्सिस है जो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को किसमें, मीटर में। ये 0 20 40 60 80 20 40 60 80 100। ठीक है, अब इतना हमारा ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। ये देखें क्या है, हमारे पास जो ग्राफ बने थे वो एक स्ट्रेट लाइन था। ये एक 1 पॉइंट पे, ये आपका 2 पॉइंट पे, ये आपका 3 पॉइंट पे, ये आपका 4 पॉइंट पे, ये आपका 6 पॉइंट पे, ये ग्राफ। ठीक है, हमने अब हमें कैलकुलेशन करना है। वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द, वी कैन कैलकुलेट द speed by using distance time ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज करके हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे स्पीड। कैसे, देखो हम क्या करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मान लेंगे कि ए पॉइंट पे ये t1 सेकेंड में s1 दूरी तय किया है। कोई एक पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। मान लो कि यहां पे ये कोई एक, ये जो है ये t1 पॉइंट है, ठीक है। और वो t1 पॉइंट पे कितना दूरी तय किया है, कोई s1 दूरी तय किया है, s1 दूरी ने ये मान लिया। ये मान लिया, ठीक है। t1 सेकेंड में s1 दूरी, और मान लो कि t2 सेकेंड में यहां पे s2, यहां पे थोड़ा सा सीधा खींचते हैं, यहां पे t2 सेकेंड, ठीक है। अब अगर हमारे पास s1, ये क्या है हमारा s1 दूरी और ये s2 दूरी, ठीक है। और ये t1 और t2 टाइम पे, t2 टाइम पे दूरी कितना है s2, t1 टाइम पे दूरी क्या है s1। लेट a body at any point
any point of time t1 travel t1 covered distance s1, ठीक है, एंड एट टाइम t2 कवर्ड s2। मान कि कोई टाइम t1 पे डिस्टेंस जो कवर किया गया है वो s1 है, एंड टाइम t2 पे डिस्टेंस जो कवर किया गया है वो क्या है, हमारा s2 है। तो देख, जब हम बात करें इसके ग्राफ का तो किस तरह से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। मान लो कि अगर हमने कोई ग्राफ रिप्रेजेंट भी किया, यहां पे देखिए ध्यान से, ये पॉइंट्स हमारा क्या है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट्स मान लो कि सी है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में जो ये आपको टाइम इंटरवल है, वी आर इंटरेस्टेड इन टू कैलकुलेट द व्हाट, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल तो अगर कोई बोले कि ए से बी के बीच का स्पीड क्या है तो हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस देखा जाए तो ये क्या है, हमारा डिस्टेंस BC, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस देखो, तो अगर हम यहां पे ये एंगल मान के चले तो ये क्या होगा, एंगल थीटा एंगल होगा। इसको मान ले, इसको याद रखना, जो अभी आया हो इसको हम बोलते हैं थीटा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, थीटा, ठीक है। ये एंगल है, ये क्या है, एंगल। अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल यहां पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल कितना है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल तो वो कितना है, BC, ये है, दिस इज योर डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज BC जो है आपका कितना है, तो S2 माइनस S1, दैट इज BC डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना है, तो CA, टाइम इंटरवल क्या है, दिस इज योर CA, ये टाइम इंटरवल है, यानी कि BC दूरी उसने CA टाइम सेकेंड में किया, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज S2 माइनस S1 एंड CA इज इक्वल टू T2 माइनस T1, क्लियर है। तो देखो, तो यहां से ये हमारा स्पीड का क्या कर जाएगा, निकल जाएगा फॉर्मूला, क्लियर है, समझ में आया। अब देख लो, किसी भी ट्रायंगल के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, ये आपका ट्रायंगल है, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ABC एंड हियर दिस इज योर 90 डिग्री। ध्यान से समझना यहां पे कॉन्सेप्ट, किसी भी, ये आपका एंगल है, ये क्या है आपका एंगल है, तो एंगल के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर जिस पे एंगल बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो सबसे इंक्लाइन प्लेन वाले जो लाइंस होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं,
हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। लंब आधार कर्ण, ठीक है, लंब आधार कर्ण, ये 3 पॉइंट्स हैं किसी इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में। दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस एंड दिस वन इज योर हाइपोटेनस, ठीक है। तो जो स्पीड है हमारा वो क्या निकला है? BC अपॉन CA। तो BC इज योर परपेंडिकुलर और CA इज योर बेस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स हैं वहां पे आपको 6 आइडेंटिटी मिलेंगे। उन 6 आइडेंटिटी में जो tan थीटा होता है, tan थीटा, tan का जो एंगल होता है, ये आपका जो फॉर्मूला देता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। याद रखना है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर कोई sin थीटा का देता है तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। इसी तरह से cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पे हमने जो यूज किया है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये देखो BC बाय CA जो है वो क्या है? BC इज योर परपेंडिकुलर एंड बेस इज योर CA। तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट? tan थीटा। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो tan थीटा होगा, ठीक है, नोट पॉइंट्स में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा उसमें tan थीटा इज इक्वल टू स्पीड, यानी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो tan थीटा होता है, याद रखना, ठीक है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू द tan थीटा। तो यहां से क्या बात निकल के आ गया भाई कि tan थीटा इज इक्वल टू स्पीड एंड tan थीटा इज स्लोप। तो किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल दो, दैट मींस tan थीटा निकाल दो, तो वो आपका क्या दे देगा? स्पीड दे देगा। समझ में आ रहा है मेरी बात कि किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो tan थीटा होगा वही आपको स्पीड देगा। तो ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम आपको कुछ एक ग्राफ प्लॉट करके देते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आपको देता है, तो इस चीज को देखना है। स्लोप का कंडीशंस आपको समझ में आ गया। मान लो कि आपको एक ग्राफ दे दे और आपसे क्वेश्चंस पूछते, क्वेश्चंस क्या दे आपको कि प्रेडिक्ट करने के लिए बताएगा
ये एक ग्राफ दे दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस मीटर में, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, टाइम सेकंड में, ये और ये ऑरिजिन और ये आपको एक ग्राफ इस तरह से दे दिया और एक ग्राफ इस तरह से। ये आपका थीटा 1 है और ये आपका थीटा 2। क्वेश्चन है पॉइंट, ये मान लो पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ये ए मान लो ए। ये कहते क्वेश्चंस में कि इस ग्राफ को आपको देखकर बताना है कि ए और बी में से कौन सा लाइन ग्रेटर स्पीड को शो कर रहा है। ठीक है, किसका लाइन ज्यादा, आप कौन सा लाइन ए और बी में से कौन सा किसको शो कर रहा है, ज्यादा स्पीड को शो कर रहा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछते कि विच वन इन बिटवीन ए एंड बी विच वन इज शो हायर स्पीड, ज्यादा स्पीड को शो कर। तो देखो थीटा 1 और थीटा 2 में ध्यान देना, थीटा अगर 0 हो, ध्यान से समझना ये बात है, तो tan थीटा का वैल्यू tan 0 डिग्री जो होता है वो आपका 0 होता है। ठीक है, और जैसे जैसे tan का थीटा का वैल्यू बढ़ेगा और 90 डिग्री की तरफ जाएगा तो इसका वैल्यू होता है इंफिनिटी, मैक्सिमम। ठीक है, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। क्लियर? तो अगर थीटा का वैल्यू कम है, ठीक है, इफ थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, ठीक है, तो देन क्या होगा, वैल्यू ऑफ tan थीटा 1 इज लेस देन tan थीटा 2। ठीक है, और ये स्लोप होता है, दैट मीन्स स्पीड ऑफ 1 is less than speed of 242। यानी कि थीटा 1 अगर कम है तो A का स्पीड कम होगा और थीटा 2 ज्यादा है तो B का स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, तो B has greater speed। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो दैट मीन्स बॉडी क्या है, आपका कांस्टेंट है या फिर नॉन चेंजिंग पोजीशंस पे है। ठीक है, नॉन एक्सेलरेटेड है। बट अगर थीटा का वैल्यू 0 से इधर ऐसे बढ़ रहा है तो दैट मीन्स उसका स्पीड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? क्योंकि tan थीटा ही क्या देता है, स्पीड का वैल्यू देता है। तो आपसे कुछ इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसके हिसाब से आपको बताना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा केस नंबर सेकेंड, व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, नेक्स्ट केसेस आएंगे, वो आएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देन उस टाइम पे हमारा क्या विजुअलाइजेशन होगा, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।